नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिला वोटरों को केंद्र में रखकर चुनाव से पहले की जा रही लोक लुभावनी घोषणाओं के बारे में। कई राज्यों में महिलाओं के खाते में डायरेक्ट एक निश्चित राशि पहुंचाने की योजनाएं चल रही हैं और जहां ये योजनाएं नहीं लागू हैं, वहां भी देर सवेर ऐसी योजनाएं लागू की जा सकती हैं। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 3 प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिलाओं के खाते में 2100 रुपये से 2500 रुपये प्रतिमाह डालने का वायदा किया था। जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया। वहीं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत आधार लिंक बैंक अकाउंट में 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। उड़ीसा में भाजपा सरकार द्वारा सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 5 वर्ष के अंदर 50,000 रुपये देने की योजना है। ये योजनाएं अक्सर वित्तीय सहायता देती हैं, लेकिन यह सहायता महिलाओं को वास्तव में स्वावलंबी बनाने के बजाय उन्हें आश्रित बनाए रखती है। यह जो योजनाएं महिला लाभार्थियों को दी जा रही हैं, क्या यह योजनाएं वास्तव में ज़मीनी स्तर पर प्रभावी हैं? क्या इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की कोई ठोस प्रक्रिया है? महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं ने अपने पंजीकरण कराया था, परंतु चुनाव जीतने के बाद एनडीए की महाराष्ट्र सरकार ने 8 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया और 50 लाख अन्य भी निशाने पर हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने चुनाव के पहले जो घोषणा की थी, अब उसे लागू करने में आनाकानी कर रही है। दिल्ली की महिलाएं तो सरकार की तरफ से घोषणा का इंतजार कर रही हैं। हो सकता है 8 मार्च को कुछ घोषणा भी हो जाए। क्या यह राजनीति महिलाओं के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर उन्हें केवल एक वोट बैंक के रूप में देखने की साजिश है? क्या महिलाओं को आर्थिक गैर बराबरी दूर करने के सवाल को इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा रहा? समाज में लैंगिक असमानता कई स्तरों पर लागू है। 21वीं शताब्दी का लगभग 1/4 समय गुजर जाने के बाद भी दुनिया की आधी आबादी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हाशिए पर ही है। संविधान निर्माताओं ने औरतों के साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कायम घोर असमानता के सवाल को एड्रेस करने का प्रयास किया और मूलभूत अधिकारों के तहत लैंगिक गैर बराबरी को खत्म करने का प्रावधान किया गया। इसी के साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया। भारत भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भागीदार रहा है, परंतु लैंगिक गैर बराबरी पर टिकी समाज व्यवस्था में सारे प्रयास बौने साबित हुए और भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाएं आज भी हाशिए पर हैं। कृषि से इतर रोजगारों में महिलाएं अभी भी काफ़ी पीछे हैं। भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट या उससे अधिक शिक्षित महिलाओं में से मात्र 29% महिलाओं को रेगुलर सैलरियां या वेज वाले रोजगार हासिल हैं। सेकेंडरी लेवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने वाली महिलाओं में से मात्र 27.5% महिलाएं रेगुलर सैलरी या वेज वाले रोजगार हासिल कर पाई हैं। इनमें से 16.7% महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में भारी वेतन असमानता का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में 30% कम वेतन मिलता था। श्रम बल भागीदारी में भी भारी असमानता देखने को मिलती है। जुलाई से सितंबर 2024 में जहां लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों का 75% रहा, वहीं महिलाओं का 25.5% रहा। महिलाओं की आर्थिक गैर बराबरी और श्रम बाजार में उनका सीमित भागीदारी केवल एक सतही समाधान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक संरचना का हिस्सा है, जिसे बदलने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। जब तक महिलाओं को उत्पादन के क्षेत्र में समान भागीदारी
और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलते, तब तक आर्थिक सशक्तिकरण का सपना अधूरा रहेगा। इस दिशा में बदलाव लाने के लिए महिलाओं को सिर्फ वित्तीय सहायता देने की बजाय उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों में समानता दी जानी चाहिए। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने वाला कानून सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसके तहत महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल होगा। इस कानून के लागू होने के 2 दशक बाद भी कृषि योग्य भूमि की लैंड होल्डिंग अभी भी पूरे देश में 11 से 13% ही महिलाओं के पास है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी महिला उद्यमियों की भागीदारी काफ़ी कम है, क्योंकि बैंकों द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी की उपलब्धता महिलाओं के लिए काफ़ी कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,94,000 रुपये है। ऐसे सालाना 15,000 से 20,000 की खैरात देकर सरकार सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम कर रही है, ना कि उन्हें स्वावलंबी बनाने या आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में मदद कर रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का उत्पादन के क्षेत्र में समान भागीदारी के बिना उन्हें स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में समान भागीदारी का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों पर भी उनका बराबरी का हक हो और रोजगार के क्षेत्र में भी उन्हें समान अवसर मिले। इसके अलावा स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिला उद्यमियों को बैंक क्रेडिट फैसिलिटी पर समान रूप से उपलब्धता हासिल हो। परंतु पितृसत्तात्मक और जाति आधारित समाज की बेड़ियां इस चुनौती को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। हमारे सामने नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों के उदाहरण हैं, जहां महिलाओं के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी रहा। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी वादों तक सीमित ना हो, बल्कि यह एक दीर्घकालिक और समग्र नीति का हिस्सा हो। ज़रूरत है सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की और एक बेहतर समाज के निर्माण की, जहां महिलाओं को बराबरी का हक मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।